हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज और आज बारी है चैप्टर नंबर 7 को रिवाइज करने की। तो चलो फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा दो और फिर हम लोग यहाँ पे वन शॉट में रिवाइज करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बच्चों, चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मतलब कि बिजनेस को चलाते हुए बहुत बार आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। अपने बिजनेस की बहुत सारी एक्टिविटीज को करने के लिए आपको यहाँ पर पैसा चाहिए होता है, बट वो पैसा कहाँ से आएगा ये भी तो पता होना चाहिए। तो चलो तुम्हें बिजनेसमैन बनाने से पहले ये बता देती हूँ कि अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी अपने बिजनेस में पैसों की, तो पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। बट उससे पहले ये जान लो कि मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है। तो बेटा, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? सिंपली अगर मैं बोलूं तो जिंदगी में पैसों की जरूरत तो आपको बहुत सारे पर्पसेस के लिए पड़ती है, लेकिन अगर वही जरूरत आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए पड़ रही है तो वो कहलाती है आपके लिए बिजनेस फाइनेंस की नीड। अब बिजनेस फाइनेंस की नीड से क्या मतलब है कि जैसे हमारा राजू अगर अपनी एक चाय की दुकान खोलता है तो उसको अपनी दुकान का रेंट भरना है, उसको अपनी चाय बनाने के लिए सामान लेकर आना है, अपने पास एक हेल्पर रखना है तो उसको एक सैलरी देनी है। तो इन सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए उसको पैसों की जरूरत है और वही कहलाएगा उसके लिए बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है वो पैसा जो आपको जरूरी है, जरूरत है मतलब आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। अब अलग अलग एक्टिविटीज के लिए बिजनेस में भी हमें पैसा चाहिए होता है, जैसे कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को चलाए रखने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगाने के लिए, यानी कि उसको मॉडर्नाइज करने के लिए। तो इन सभी पर्पसेस के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपके एक फेवरेट कैफे को पैसा चाहिए ताकि वो कॉफी बीन्स खरीद सके, मशीन्स खरीद सके, फर्नीचर खरीद सके। ठीक है, अब इस बिजनेस फाइनेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो बेटा, यहाँ पर आप अपने बिजनेस को चला पाते हो। आपको बिल्डिंग खरीदनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, मशीनें चाहिए, तो डेफिनेटली आप बिजनेस को तभी चला पाएंगे जब ये सारा सामान आएगा आपके पास। उसके अलावा अपने डे टू डे एक्सपेंस को भी आपको यहाँ पे मैनेज करना होता है। ये थोड़ी कि एक बार पैसा लगा दिया और खत्म हो गया। उसी बीच में बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे करने पड़ते हैं, जैसे कि सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसपोर्ट। और तो और कई बार हम अपने बिजनेस को बढ़ाते भी हैं। भाई, आज जो बिजनेस स्टार्ट किया उसको कल को बढ़ाना भी है, तो ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए भी आपको पैसा चाहिए जब आप न्यू ब्रांच ओपन कर रहे हो या नए प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करते हो। उसके अलावा हमारे बिजनेस को करते हुए बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क। तो कहीं ना कहीं वो रिस्क किसी भी फॉर्म में आ सकता है आपके पास। तो उस लॉस को, उन इमरजेंसीज को मीट करने के लिए भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये बिजनेस फाइनेंस कितने तरीके का होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बट इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट के बारे में, कि बिजनेस करते हुए जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो दो तरीके की हो सकती है। एक रिक्वायरमेंट आपकी कहलाती है बेटा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, और एक रिक्वायरमेंट आपकी कहलाती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आपको ऐसे पैसों की जरूरत है ताकि आप फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगा सको, जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर। बट अगर मैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करूं तो आपको पैसों की इसलिए जरूरत है ताकि आप अपने बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज को मेंटेन कर सके, अपने बिजनेस को रनिंग कंडीशन में रख सके। तो बिजनेस में पैसों की रिक्वायरमेंट को इसी तरीके से दो हिस्सों में बांटा जाता है। बट ये बिजनेस फाइनेंस कितने तरीके का होता है? तो फिलहाल बेसिस तो बहुत सारे हैं, बट आप सिर्फ फिलहाल यहाँ पर टाइम बेसिस ही याद रखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हमारे पास तीन तरीके के यहाँ पर कह सकते हो कि फाइनेंस हमने बांट दिए हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर मैं लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट की बात करूं तो आपको 5 साल से ज्यादा के लिए अगर पैसा चाहिए तो आप यहाँ से फंड रेज कर सकते हो। उसके लिए आपके पास शेयर्स, डिबेंचर्स और लोन है। बट अगर आपको पैसा मीडियम टर्म के लिए चाहिए, यानी कि 1 से 5 साल तक के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, तो आप मीडियम टर्म लोन्स ले सकते हैं, लीज फाइनेंसिंग ले सकते हैं। अगर आपको लेस देन 1 ईयर के लिए पैसा चाहिए तो ऐसे में आपके पास ट्रेड क्रेडिट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तो टाइम के बेसिस पर इस तरीके से 3 कैटेगरी में हमने अपनी नीड्स को डिवाइड कर दिया है, और सोर्सेज को भी। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में ओन्ड कैपिटल की। अब बेटा, ये जो पैसा भी है ना, ये भी देखो दो तरीके का होता है। एक होता है आपके पास ऑनर्स फंड, जिसे आप ओन्ड कैपिटल कहते हो। एक होती है हमारे पास बोरोड कैपिटल, जिसको आप बोरोड फंड भी कहते हो। यानी कि एक है आपका खुद का पैसा,
कहीं ना कहीं आपका वो खुद का ही पैसा है। लेकिन बोरोड कैपिटल का मतलब है कि इंटायरली एक ऐसी कैपिटल आपने अपने बिजनेस में लगाई है, एक ऐसा पैसा बिजनेस में लगाया है जो किसी थर्ड पार्टी से आपके पास आ रहा है, आपने उधार लिया है, प्रॉपर एक उधारी की फॉर्म में वो पैसा है आपके पास, उसे आप बोरोड कैपिटल कहते हो। ठीक है, तो ओन कैपिटल में सबसे पहले आते हैं हमारे पास इक्विटी शेयर्स। ये हमारे सबसे अपने होते हैं, हमारे दिल के करीब, क्योंकि ये लोग हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते, हमारे अच्छे बुरे सब समय में ये हमारे साथ खड़े होते हैं। जहाँ पर सब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, यानी कि आपके बुरे वक्त में सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप ही आपके साथ खड़े होंगे, आपका कोई भी रिश्तेदार दोस्त कोई भी आपके साथ नहीं होगा। उस समय सिर्फ आपके माँ बाप ही आपके साथ खड़े होंगे। ठीक उसी तरीके से एक कंपनी के साथ इक्विटी शेयर होल्डर्स तब तक उसके साथ खड़े हैं जब तक कि वो कंपनी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, वहीं पे प्रेफरेंस शेयर्स जो कि हमारे रिश्तेदारों की तरह होते हैं, वो भी भाग जाते हैं। वो भी जब आपका बुरा समय आता है ना, तो भी कहते हैं कि भाई मुझे मेरा पैसा दो, फिर हम आपको करें जयराम जी की। ठीक है, तो देखिए जरा, तो इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं बेटा, यहां पर आप क्या करते हैं, आप अपनी कंपनी के शेयर्स, शेयर्स मतलब क्या होते हैं, एक तरीके का हिस्सा, कि आप अपने कंपनी का कुछ हिस्सा दे रहे हो किसी पब्लिक को और बदले में उनसे क्या ले रहे हैं, आप पैसा ले रहे हैं। तो शेयर्स का मतलब है कि जहां पर आप ऑनरशिप देते हैं कंपनी की, और इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को रियल ऑनर्स की असली मालिक यही लोग होते हैं, और इनको हम लोग डिविडेंड देते हैं। अब भाई इन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया तो बदले में कुछ तो देना है ना, तो जो रिटर्न हम इनको देते हैं शेयर्स की इन्वेस्टमेंट के बदले में, उसे डिविडेंड कहते हैं। बट वो भी फिक्स नहीं होती है, प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और उसमें भी प्रॉफिट बचा तो मिलेगा, ये करेक्ट वर्ड मैं कहूंगी इनके लिए, कि अगर प्रॉफिट बच गया तो इन्हें डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें रेसिड्यूल ऑनर्स भी कहते हैं, क्योंकि जो बच जाता है वही इनका यहाँ पर होता है, कि जब हम सारे क्लेम्स को सेटल कर देते हैं उसके बाद जो बचता है वो इनका होता है। ये वोटिंग राइट्स को एंजॉय करते हैं, बट डिविडेंड फिक्स नहीं होता। मैनेजमेंट में ये पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इनके फीचर्स क्या है, फीचर्स की अगर बेटा मैं बात करूं तो ये हमारे ऑनरशिप कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये ऑनर्स ही कहलाते हैं और इनके पास पूरा राइट है। अनसर्टेन है इनके डिविडेंड, यानी कि तभी पे होंगे अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा और वो बचेगा तो। उसके बाद परमानेंट कैपिटल है, ये पैसा हमें सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे देना है। जब कंपनी बंद हो जाएगी, सब कुछ सेटल हो जाएगा, सबके पैसे चुकाए जा चुके होंगे, उसके बाद जो बचेगा वो इनका होता है। इम्प्रूव द क्रेडिट वर्दीनेस, कहीं ना कहीं जो इक्विटी बेस जो है वो आपके लेंडर्स के माइंड में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है। ये आपके एसेट्स पे किसी भी तरीके का अधिकार नहीं लेते। नो चार्ज का मतलब है कि आपको कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखवाना पड़ता इनसे पैसे लेने के लिए। वोटिंग राइट्स डेफिनेटली है कि ये मैनेजमेंट में आपके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और क्योंकि ये परमानेंट कैपिटल है, डिविडेंड भी फिक्स नहीं है, सबसे ज्यादा रिस्क है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा पैसा, तो हाई रिस्क है, लेकिन रिटर्न भी डेफिनेटली हाई हो सकता है। लीगल फॉर्मेलिटीज डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग है, आपको यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। जैसे कि आपने एक इक्विटी शेयर्स अगर खरीदा है तो उतने से ही आपको वहां पर ऑनरशिप राइट मिल जाएगा, कि अगर आपने किसी डोमिनोज में उसके शेयर्स खरीद लिए डोमिनोज के, तो कहीं ना कहीं उतने परसेंटेज से आपको वहां पर एक राइट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। अब जैसे कि इक्विटी शेयर्स तो हमारे बहुत ही अपने हैं, उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स भी अपने हैं, बट थोड़ा सा पराया है इनका, जो भी कह सकते हो बिहेवियर, थोड़े रिश्तेदारों जैसे होते हैं ये हमारे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यहाँ पे कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स एंजॉय करते हैं, और वो दो प्रेफरेंशियल राइट है इनके पास, कि जब भी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगी, यानी कि जब भी वाइंडिंग अप का टाइम होगा, पैसे वापस करने की बारी होगी, तो सबसे पहले तो आपके बाहर वाले लोग खड़े होंगे, बट बाहर वालों के पीछे प्रेफरेंस शेयर्स वाले खड़े होंगे, यानी कि इक्विटी वालों से भी पहले पैसा प्रेफरेंस वालों को मिलता है। दूसरा प्रेफरेंशियल राइट इनको ये मिलता है कि जब भी डिविडेंड की भी पेमेंट की जाएगी, जब डिविडेंड भी बांटा जा रहा है प्रॉफिट में से, तो इक्विटी वालों से पहले डिविडेंड इनको मिलेगा, और अगर इनसे बच जाता है तो इक्विटी वालों को मिलता है। हालांकि इनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है, एक रेट ऑफ परसेंटेज जो होती है इनके डिविडेंड की वो फिक्स कर दी जाती है, बट पे इनको भी प्रॉफिट में से ही किया जाता है। इनके पास कोई वोटिंग राइट्स यहाँ पर नहीं होते हैं। अब इनके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो डिविडेंड इनका फिक्स है, इक्विटी वालों से थोड़े से ज्यादा सेफ हैं, क्योंकि पैसा तो इनको मिल ही जाएगा, पर इनको हमने यहाँ पर कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया है, तो ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। कई हद तक ये इक्विटी होल्डर्स की हेल्प करते हैं कि
आपने तो अपना एक परसेंटेज फिक्स कर लिया, बट उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बचा, वो ज्यादा प्रॉफिट बचा तो वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। एसेट्स यहाँ पर भी हम मॉर्टगेज यानी कि गिरवी नहीं रखवाते, इनका भी कोई हमारे एसेट के ऊपर चार्ज नहीं होता है। ये जनरली उन लोगों के लिए अट्रैक्टिव होते हैं जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, कि इन्वेस्टमेंट तो करनी है लेकिन रिस्क ज्यादा नहीं लेना है, उनके लिए ये ज्यादा सुटेबल है। डिविडेंड यहाँ पर भी सिर्फ प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा, यानी कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। पर इन डिविडेंड्स का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता, यानी कि डिविडेंड पे करने की वजह से हमारी टैक्स की कोई लायबिलिटी सेव नहीं होती, क्योंकि डिविडेंड पे ही तब किया जाता है जब हम टैक्स पे कर चुके होते हैं। हायर कॉस्ट डेफिनेटली, कई बार यहाँ पर जो डिविडेंड है वो हमारे डिबेंचर्स या लोन से भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं, तो कई बार ये हमारे लिए कॉस्टली हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे शेयर्स की बातें। तीसरा है हमारे पास रिटेन अर्निंग। रिटेन का मतलब होता है पैसा बचाना, कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी एक हैबिट है कि जब भी हमें प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम बचा कर रखते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। तो कल को अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी तो अपने वही सेविंग्स का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपने बिजनेस को चला सके। तो रिटेन अर्निंग कुछ नहीं है, इट्स जस्ट लाइक योर सेविंग्स, कि वो पैसा जो आपने अपने प्रॉफिट में से उठा उठा के साइड में रखा हुआ है फ्यूचर पर्पज के लिए। तो जब एक कंपनी अपना सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है एज डिविडेंड, बल्कि उसका कुछ पोर्शन अपने बिजनेस में ही रख लेती है अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए, तो उसे ही हम लोग रिटेन अर्निंग कहते हैं। इंटर्निंग फाइनेंसिंग कह लो, सेल्फ फाइनेंसिंग कह लो, प्लॉइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट कह लो, आप इसे इन सभी नाम से भी जानते हैं। अब इनके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये एक इंटरनल सोर्स है, यानी कि आपने कहीं बाहर से पैसा नहीं उधार लिया है, आपने अपने बिजनेस में से इस पैसे को जनरेट किया है। परमानेंट सोर्स है, आपके पास ये पैसा हमेशा है, आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। शेयर्स इशू करोगे तो डिविडेंड देना पड़ेगा, कहीं से लोन लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो आपको कुछ भरना ही नहीं है, आप ही का पैसा आप खुद इस्तेमाल कर रहे हो, तो कोई एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं है। कंट्रोल ज्यादा है, भाई खुद का पैसा इस्तेमाल करो तो कोई आके कुछ कह भी नहीं सकता, कोई आउटसाइडर आपके डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपना खुद का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो। इमरजेंसी में अपना खुद का पैसा ही काम आता है, कोई नहीं काम आता, आपकी जेब का पैसा ही आपकी इमरजेंसी में काम आता है। और ये आपकी शेयर की वैल्यू को इंक्रीज करता है, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि आप अच्छा पैसा बचाते हो और उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, तो ये मार्केट में आपकी जो एक गुडविल है ये अच्छी क्रिएट करता है, और गुडविल अच्छी क्रिएट हो जाने की वजह से आपके मार्केट में जो शेयर्स की प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है। बट डेफिनेटली ये भी प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है, कि अगर कभी कम प्रॉफिट हुए तो बहुत ज्यादा आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। कई बार शेयर होल्डर्स इससे अपसेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार सारा का सारा पैसा तो तुम बचा के अपनी जेब में डाल देते हो और उसकी वजह से हमें डिविडेंड कम देते हो, कि मान लो तुम्हें 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तुमने 70 बचा लिया, तुम 30 दे रहे हो हमें, तो तुम दो ना, हमें तुम 30 रखो, हमें 70 दो। तो कई बार ये शेयर होल्डर्स को क्या करता है, अनॉय करता है, उनको ये कहता है कि भाई नहीं ये तो गलत है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बोरोड कैपिटल की। अब बोरोड कैपिटल के अंदर सबसे पहला हमारे पास है डिबेंचर्स, और बोरोड कैपिटल बेटा वही कैपिटल है जो पैसा आपने बाहर वाले लोगों से उधार ले रखा है। अब इसमें जब हम बात करते हैं डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स को आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, बस ये लोन आपने बैंक से ना लेके पब्लिक से ले रखा है। जैसे शेयर्स आप पब्लिक को देते हैं और बदले में ऑनरशिप दे रहे होते हैं, यहाँ पर जब आप डिबेंचर्स देते हैं ना, तो आप बदले में पैसा तो ले रहे हैं उनसे, लेकिन ऑनरशिप नहीं दे रहे हैं, आप बदले में उन्हें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। सो डिबेंचर इज जस्ट लाइक एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि आपने पब्लिक से पैसा उधार लिया है। तो डिबेंचर आपके बोरोड फंड है जो कंपनी रेज करती है, ये एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि उधारी है जो पब्लिक को दी जाती है फिक्स्ड इंटरेस्ट पे। हम इसीलिए डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिटर कहते हैं, ऑनर नहीं कहते, क्योंकि हम इन्हें कोई भी ऑनरशिप नहीं देते हैं। अब अगर हम इनके फीचर्स के बारे में बात करें तो फिक्स इंटरेस्ट रेट है, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो आपको इनका इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, पर कोई ऑनरशिप यहाँ पर हम नहीं बांट रहे हैं, किसी भी तरीके का मालिकाना अधिकार यहाँ पर नहीं है। प्रायोरिटी डेफिनेटली इनको रीपेमेंट में है, कि कल को अगर कंपनी अपने पैसे वापस करने के लिए निकली है बाजार में कि भाई हम तो अपना बिजनेस बंद करने जा रहे हैं, अपने अपने पैसे आके ले जाओ, तो बोरोड कैपिटल वाले यहाँ पर सबसे पहले खड़े होंगे, यानी कि अगर डिबेंचर्स है तो डिबेंचर होल्डर पहले खड़ा होगा, फिर प्रेफरेंस होल्डर, फिर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, उसके बाद ट्रेडेबल है, आप चाहें तो अपना डिबेंचर किसी और को भी बेच सकते हैं। क्रेडिटर राइट है, यानी कि अगर कल को आपको पैसा नहीं मिलता है, मतलब पब्लिक को हमने पैसा नहीं दिया, तो पब्लिक हमारे ऊपर केस फाइल कर सकती है। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों हो सकते हैं, मतलब कि डिबेंचर के बदले में आपको अपना एसेट गिरवी रखवाना पड़ भी सकता है और नहीं भी, तो इनका आपके एसेट के ऊपर चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी। अगर आपने रखवाया है गिरवी तो चार्ज आएगा, राइट आएगा, नहीं रखवाया तो राइट नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम पब्लिक डिपॉजिट पे।
अब पब्लिक डिपॉजिट का मतलब होता है कि पब्लिक अपना पैसा कंपनी के पास रखवा रही है। एक तरीके से अब आपने डिबेंचर्स भी इशू नहीं किया, आपने पब्लिक को कहा कि आप अपना पैसा जो बैंकों में जमा करते हो, आप बैंक में जमा मत करो, आप हमारे पास आके जमा करो, हम आपको बैंक से अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो ऐसे में लालच में आकर पब्लिक जो है वो बैंक के पास पैसा ना जमा करके कंपनीज के पास पैसा जमा कर देती है। तो पब्लिक डिपॉजिट वो फंड है जो कंपनीज कलेक्ट करती है पब्लिक से डायरेक्टली, और यहाँ पर उनको इनवाइट किया जाता है कि आप अपना पैसा हमारे पास डिपॉजिट कर सकते हो एक फिक्स टाइम के लिए, और जनरली ऐसा 3 साल तक के लिए किया जाता है। इन रिटर्न कंपनी इनको एक डिपॉजिट रिसीट देती है इस बात के एविडेंस के लिए कि हाँ हमने आपसे ये पैसा लिया है। ठीक है, अब इसके भी फीचर्स क्या है हमारे पास, तो फीचर में सबसे पहले सिंपल प्रोसीजर, बहुत सिंपल होता है, ज्यादा कोई हैवी फॉर्मेलिटीज यहाँ पर नहीं होती। लोअर कॉस्ट है, क्यों? क्योंकि देखो अगर कंपनी बैंक से लोन लेने जाती है ना तो बैंक उनसे बहुत तगड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बट अगर पब्लिक अपना पैसा जमा करने जाती है तो उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। तो ऐसे में पब्लिक डिपॉजिट दोनों को फायदा देती है। मान लो कंपनी को लोन मिल रहा है किसी बैंक से 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वहां पर उन्होंने पब्लिक को ऑफर दिया कि हम आपको 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करते हैं। बट अगर पब्लिक वही पैसा बैंक में जमा करके आती है तो पब्लिक को सिर्फ 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पब्लिक क्या कहेगी कि भाई तुम्हारे पास क्यों जमा कराएंगे, हम कंपनी के पास जमा करेंगे। और कंपनी को क्या फायदा हुआ कि जहां उसे 10% भरना पड़ता रेट, यहाँ उसे 6% ही भरना पड़ रहा है। तो ऐसे में दोनों को ही इसका फायदा होता है। उसके बाद नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल, आपको पब्लिक को कोई राइट नहीं देना, यहाँ पे कोई ऑनरशिप आप यहाँ पे उनके साथ जो है शेयर नहीं कर रहे हो, कोई आप अपने एसेट भी यहाँ पे मॉर्टगेज नहीं कराते हो। और लेकिन ये नई कंपनी के लिए नहीं है, क्योंकि खुद सोचो ना यार, तुम एज अ पब्लिक किसी नई कंपनी में विश्वास कर लोगे पैसा लगाने के लिए? नहीं, तुम डेफिनेटली पुरानी कंपनीज, रेप्यूटेड कंपनीज में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे। उसके बाद अनसर्टेन है, डिपेंड करता है पब्लिक के रिस्पॉन्स पे कि पब्लिक भाई पैसा देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। और लार्ज फंड लेकिन आप यहाँ से कलेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि पब्लिक बहुत सारा पैसा आपको इस तरीके से नहीं दे पाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ट्रेड क्रेडिट। अब ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है बेटा कि बिजनेस करते करते, ट्रेड करते करते भी आपको कुछ उधारी चाहिए होती है। ये उधारी होती है कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा सप्लायर से और आप उसे कह रहे हो कि आज पैसा नहीं देंगे, हम कुछ महीनों बाद आपको पैसा देंगे। तो वही जो आपने पढ़े हैं अपने ट्रेड पेबल्स, बेसिकली ये ट्रेड क्रेडिट वही होते हैं। अकाउंट्स पेबल भी आप इन्हें कहते हैं, या फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स। सो ट्रेड क्रेडिट एक ऐसा क्रेडिट है जो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को देता है जब वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं विदाउट एनी इमीडिएट पेमेंट, कि आपने कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं करी है। इसे अकाउंट्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर भी कहा जाता है। अब इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, बहुत लंबे समय के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ हफ्तों यानी कि 1 साल के अंदर अंदर तक आपको पैसा वापस करना है। कॉमन है, बिजनेस करते करते ट्रेड क्रेडिट तो हम लोग नॉर्मली यूज करते ही हैं। कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, ये विश्वास के बलबूते पर ही बनाया जाता है। नॉर्मल जो इनवॉइसेस हैं उसी के बेसिस पर ये काम हो जाता है। ये सेल्स और इन्वेंट्री दोनों को सपोर्ट करता है कि आप यहाँ पर अगर ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना चाहते हैं, पैसा नहीं है, बातचीत अच्छी है क्रेडिटर के साथ, तो वो आपको सामान दे देगा। इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी है ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई रखो, तो भाई इस काम में भी आपका जो क्रेडिटर है वो आपकी मदद कर देगा। कोई सिक्योरिटी भी नहीं देनी, कुछ मॉर्टगेज नहीं करना, कोई एसेट नहीं गिरवी रखवाना है, बट डेफिनेटली आपकी रेप्यूटेशन पे डिपेंड करता है तो ही आपको पैसा मिलेगा या फिर उधार मिलेगा। लिमिटेड अमाउंट है, अब ऐसा नहीं है कि तुम भाई करोड़ रुपए यहाँ पर मांग लो या करोड़ों रुपए का सामान मान लो, कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पे, और लिमिटेड अमाउंट ही यहाँ पर आपको क्रेडिट पे मिल पाएगा। समटाइम कॉस्टली होता है, लोगों को लगता है कि इस बंदे को पैसों की जरूरत है तो चलो थोड़ा सा सामान महंगा बेच लेते हैं, तो कई बार जो इस तरीके के चांसेस हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा अर्ली पेमेंट की वजह से आपको डिस्काउंट भी बढ़ाना पड़ता है। आप चाहते हो कि जल्द से जल्द पैसा भाई आपको दे दे आपके जो भी कस्टमर्स हैं, तो हो सकता है कि आपको उनको डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़े। ठीक है, चल ये भी हो गया है। नेक्स्ट कमर्शियल बैंक्स पे आते हैं। अब वही जो नॉर्मल बैंक्स हम लोग जो देखते हैं जिसमें हम जनरल पब्लिक भी जाती है, वहां पर हमारी बिजनेस फर्म्स भी जा सकती हैं। अगर उनकी मीडियम या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो ऐसे में एक जो बिजनेस है वो कमर्शियल बैंक से भी पैसा ले सकता है। तो कमर्शियल बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोन और एडवांस करते हैं बिजनेस को शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पर्पस के लिए। अब लोन कैश क्रेडिट की फॉर्म में भी हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, टर्म लोन्स भी हो सकते हैं, उनके बिल के बदले में भी हम उनको पैसा दे सकते हैं। फीचर्स क्या हैं? अगर बहुत जल्दी पैसा चाहिए तो आ जाओ बैंक्स के पास,
सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दो फटाफट, पैसा मिल जाएगा। और आजकल तो कहते हैं ना कि प्री अप्रूव्ड लोन है, 1 क्लिक पे आपको लोन मिल जाता है। तो ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। कॉन्फिडेंशियलिटी, डेफिनेटली बैंक आपने जितनी भी आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी होगी, बैंक उसको कॉन्फिडेंशियल रखता है, सीक्रेट बनाकर रखता है। फॉर्मेलिटीज यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही फॉर्मेलिटीज आपको यहाँ पे पूरी करनी है। फ्लैक्सिबल है, रीपेमेंट आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं यार 3 साल बाद पैसा वापस नहीं कर पाऊंगा, तो वो आपके पीरियड को एक्सटेंड कर देते हैं, आपके लोन को रीस्ट्रक्चर कर दिया जाता है। तो इजी इंस्टॉलमेंट में भी आप पेमेंट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए ज्यादातर लोग यहाँ से लोन लेते हैं, बट हाँ एक्सटेंशन पीरियड आपको मिल जाता है। कई बार आपको कोलेट्रल देना पड़ता है। कोलेट्रल मतलब आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जैसे कि लैंड, गुड्स या मशीनरी की फॉर्म में। ठीक है, चलो ये भी हो गया है। अब आते हैं अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। अब जैसे कि बैंक आपकी मीडियम और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है और हर कोई वहां पर जाकर पैसा ले सकता है, बट अगर वही रिक्वायरमेंट तुम्हारी थोड़े लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म है, और कहीं ना कहीं आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए अगर काम कर रहे हो, तो ऐसे में आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जा सकते हैं। और उनके कुछ नाम ऊपर यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म दोनों के लिए पैसा दे सकते हैं, बट इनका जो पर्पज है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। ये आपको लोन ऑफर करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, बट स्पेसिफिक टर्म्स के ऊपर, और कई बार आपको एडवाइजरी सर्विस भी दे देते हैं। मतलब अगर आपको कभी कोई सजेशन चाहिए तो वो सजेशन भी आपको इनसे मिल जाएगा। और इन्हें डेवलपमेंट बैंक्स भी कहा जाता है। ठीक है, फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, आप अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ से पैसा ले सकते हैं। इवन अगर आपको सजेशन चाहिए, टेक्निकल हेल्प चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, मैनेजरियल हेल्प चाहिए, तो वो एडवाइजरी सर्विसेज भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो मार्केट में आपकी गुडविल बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे ही हर किसी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा नहीं मिलता है। इजी इंस्टॉलमेंट बेस्ड रीपेमेंट है, यानी कि आप आसानी से किश्तों में भी पैसा चुका सकते हैं। रिसेशन में भी जब कोई तुम्हें पैसा नहीं दे रहा होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तुम्हें तब भी पैसा देगा। और लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यहाँ पर पैसा लेना इतना आसान नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेगी, पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, रिस्ट्रिक्शन भी है। कई बार ये लोग कंपनी के डिसीजन में कुछ कंडीशन डाल देते हैं कि जैसे आपको डिविडेंड देना है तो कह देंगे कि ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते, हमसे पूछ कर दो, तो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी लास्ट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ICD। अब जितने भी ये लोग थे सब बाहर वाले लोग थे। अब कई बार एक कंपनी भी दूसरी कंपनी की मदद करती है, जहां पर ये भी एक दूसरे को पैसा देते हैं। ठीक है, और इसे बोला जाता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्या होते हैं? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आर दी शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन्स मेड बाय द वन कंपनी टू द अनदर कंपनी, यानी कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को पैसा दे रही है, which are mainly used by the companies to manage the temporary cash surplus or shortage। मतलब किसी कंपनी के पास पैसा ज्यादा है तो एक टाइम पे किसी के पास कम है, तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि क्यों इधर उधर भटक रहे हो, हम कंपनी ही एक दूसरी कंपनी की मदद कर देंगे। और ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता है, टिपिकली लार्ज कॉर्पोरेट्स ही आपस में इस चीज को इस्तेमाल करती हैं। अब इसके फीचर की बात करें तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, 7 दिन से 1 साल तक के लिए पैसा आपको यहाँ से मिल जाता है। अनसिक्योर्ड है, कोई कोलेट्रल, कोई एसेट नहीं देना पड़ता। हाई इंटरेस्ट है, भाई एक कंपनी दूसरी कंपनी की मदद तो करे लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा चार्ज करते हैं। टर्म्स फ्लेक्सिबल है, म्यूचुअली हम इंटरेस्ट आपस में यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। लार्ज कंपनीज ही ज्यादातर इसका इस्तेमाल करती हैं। क्विक और लो पेपर वर्क के साथ आप इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ले सकते हो, क्योंकि देखो अगर यहाँ भी समय मिला तो कोई क्यों ही इसका इस्तेमाल करेगा। आपको अर्जेंट नीड है पर टेम्परेरी नीड है तो डेफिनेटली जल्दी ही पैसा चाहिए, तो ICD बेस्ट है। अब ये 3 तरीके की देखने को मिलती हैं। एक का नाम है कॉल डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म लोन है, 7 से 15 दिन के लिए आपको मिलता है, और इससे आप अपनी जो टेम्परेरी कैश की शॉर्टेज है उसको आप मैनेज कर सकते हो। 3 मंथ डिपॉजिट जो है वो 3 महीने के लिए मिलता है, यानी कि 90 डेज के लिए। जनरली आप इसका इस्तेमाल करते हो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए। 6 मंथ डिपॉजिट ये आपकी स्लाइटली लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, यानी कि 6 मंथ्स तक जाती है, जब आपकी नीड तो टेम्परेरी है बट वो टेम्परेरी नीड भी कुछ लंबे समय तक चलने वाली है, तब आप 6 मंथ डिपॉजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सोर्सेस तो बेटा यही सारे थे, बस एक डिफरेंस और हमें यहाँ पे पढ़ते हुए चलना है ऑनर फंड्स और बोरोड फंड्स के बीच में। हालांकि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आप खुद से भी लिख सकते हैं डिफरेंस, बट स्टिल कुछ पॉइंट से हम इस चीज को और अच्छे से समझ लेते हैं।
मीनिंग की बात करें तो ये पैसा ऑनर और शेयर होल्डर लगा रहे हैं, बट ये पैसा आउटसाइडर जैसे कि बैंक, डिबेंचर होल्डर या पब्लिक हो सकती है। सोर्स की बात करें तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, रिटेन अर्निंग है, बट यहाँ पे लोन, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट या ट्रेड क्रेडिट है। ऑनरशिप, आपके यहाँ के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही ऑनर, रियल ऑनर्स कहलाते हैं, बट बोरोड फंड में हम उनको क्रेडिटर्स का एक टाइटल देते हैं। रिटर्न, यहाँ आपको रिटर्न डिविडेंड के फॉर्म में मिलती है जो कि फिक्स नहीं होती, प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, बट बोरोड फंड में इंटरेस्ट हमेशा फिक्स होता है, चाहे आपको लॉस भी हो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। रीपेमेंट, इनकी रीपेमेंट जो है वो आपके बिजनेस बंद होने के टाइम पे ही होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। हालांकि प्रेफरेंस शेयर्स का जो पैसा है वो 20 साल बाद वापस कर दिया जाता है। बोरोड फंड को आपको एक फिक्स टाइम पर वापस करना होता है। रिस्क डेफिनेटली यहाँ पर ज्यादा है क्योंकि इनको तो इनके पैसों की श्योरिटी नहीं है, बट आपको तो बोरोवर्स को तो पैसों की पूरी श्योरिटी है, तो इसलिए कम रिस्क है, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपका पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। कंट्रोल की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने वोटिंग राइट दिया हुआ है, मैनेजमेंट ने पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन बोरोड फंड में किसी को भी हम यहाँ पर कंट्रोल नहीं देते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कौन हमारे लिए ज्यादा महंगा पड़ता है। सो यस, इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो कैपिटल की कॉस्ट है वो हाई है क्योंकि उनको हायर रिटर्न हमें देना पड़ता है, बट यहाँ पर जो हमारे बोरोड फंड है वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं क्योंकि उनकी वजह से हमारा टैक्स भी बच जाता है, क्योंकि टैक्स की कैलकुलेशन से पहले हम इनके खर्चे को माइनस कर देते हैं, तो जिससे हमारा प्रॉफिट कम होता है, तो प्रॉफिट कम होने की वजह से टैक्स कम पे करना पड़ता है। चार्ज ऑन एसेट, हमारे शेयर्स कोई एसेट के ऊपर चार्ज नहीं यानी कि राइट नहीं लेते हैं, बट कुछ कुछ बोरोड फंड जिनके अगेंस्ट हमें एसेट देने पड़ते हैं वो राइट आ जाता है। बिजनेस के अंदर रोल की बात करें तो ये आपके बिजनेस के फाइनेंशियल बेस को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट वर्दीनेस को इंक्रीज करता है, बट वहीं पे ये मार्केट में ये शो करता है कि आपके कुछ ऑब्लिगेशंस बढ़ चुके हैं क्योंकि आपने पैसा उधार लिया है और कहीं हद तक आपका फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 भी हुआ हमारा कंप्लीट और हमने वन शॉट में बढ़िया तरीके से अपना चैप्टर नंबर 7 भी कर लिया है रिवाइज। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर आज कैसा लगा, और इसके मेरिट डिमेरिट्स भी मैंने आपको बोला था कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो जाकर केस स्टडी अब सॉल्व कर लो और मुझे बताओ कि कहीं किसी केस स्टडी में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन यहाँ पर पेस्ट कर देना, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके उस क्वेश्चन का आंसर आपको दूं। ठीक है, अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।